बार फिर आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। कहानी कुर्सी की आप देख रहे हैं। अभी हमने बात पंजाब की थी, जहां पर अंदरूनी घमासान मचा हुआ है। बात मध्य प्रदेश की भी हुई थी, वहां पर भी कुछ घमासान मचा हुआ है। लेकिन बांकीपुर सीट में जो हुआ वो तो वाकई में बहुत चौंका देने वाला है। बांकीपुर सीट पर उपचुनाव है, वहां बीजेपी को अपना कैंडिडेट ऐन मौके पर बदलना पड़ा। नॉमिनेशन के कुछ घंटे के बाद ही बीजेपी के कैंडिडेट अभिषेक कुमार बंटी खुद मैदान से हट गए और उनकी जगह नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बनना पड़ा। वजह बताई जा रही है कि अभिषेक कुमार ने चुनावी हलफनामे में अधूरी जानकारी दी थी। इसकी वजह से उनका नॉमिनेशन रद्द होने का डर था। पर असली इनसाइड स्टोरी तो कुछ और ही है, वो मैं आपको बताती हूं। दरअसल बांकीपुर सीट बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट रही है। यहां से इस बार जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ताल ठोक रहे हैं। बीजेपी कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। बीजेपी ने जिस अभिषेक कुमार बंटी को टिकट दिया था, उनके पिता रविंद्र प्रसाद चारा घोटाले में दोषी पाए गए थे। चारा घोटाले में लालू समेत जिन 75 लोगों को दोषी ठहराया गया था, उसमें से एक नाम अभिषेक के पिता रविंद्र प्रसाद का भी था, जिन्हें 3 साल की सजा, 50,000 का जुर्माना लगा था। इतना ही नहीं, साहिबगंज कोषागार मामले में भी रविंद्र प्रसाद और उनकी पत्नी को दोषी करार दिया गया था, जिसमें रविंद्र प्रसाद को 2 साल की सजा, 4 लाख का जुर्माना था। रविंद्र प्रसाद फर्जी बिल के जरिए कोषागार से पैसा निकालने के दोषी पाए गए थे। ऐसे में चुनाव के दौरान यह मुद्दा तो 100% उठता और बीजेपी के लिए डिफेंड करना मुश्किल हो जाता। एक कारण ये तो स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है, पर सवाल यह है हर्षवर्धन जी, ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अभिषेक कुमार बंटी की इस इतिहास की कोई रिपोर्ट नहीं थी? टिकट दे दिया गया, उसके बाद ये वापस लिया गया है नाम। कोई और भी कहानी है क्या इसके पीछे? देखिए मीनाक्षी, मुझे लगता है कि ये जितनी भी तरह की चीजें आ रही हैं, ये यकीन न करने लायक है। नितिन नवीन का दोस्त अभिषेक बंटी को टिकट मिल गया। अब अभिषेक बंटी का टिकट कट के अभिषेक बंटी के दोस्त नीरज सिन्हा को टिकट मिल गया। लेकिन जरा भारतीय जनता पार्टी का इस मामले में अकाल देखिए कि जो 34 साल से सीट उनके पास है बांकीपुर की, वहां पर उनके पास ऐसा कोई प्रत्याशी नहीं है जो उसको ठोंक बजाकर कहते कि चलो ठीक है, ये हो गया, अब कोई बदलाव नहीं होगा। दूसरा, यहां तो ये कहा जाता है कि सबकी कुंडली, सबकी रिपोर्ट, देश के हर आदमी की रिपोर्ट है, और जिसको टिकट दे दिया उसकी रिपोर्ट नहीं थी। ये सामान्य घटनाक्रम नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के भीतर जिस तरह के, जिसको द्वंद्व तैयार हो रहे हैं, जिस तरह के अंग्रेजी में जो शब्द है कॉन्ट्राडिक्शंस, यानी विरोधाभास जो बड़े हो रहे हैं, उसको दिखाता है। किसी ने मुझे कहा कि अभिषेक बंटी ने पार्टी थोड़ी बड़ी कर ली थी, उसके कुछ वीडियो जारी हो गए, वो भी था। अब अभी आपने जो कहा तो वो तो मेरे लिए बड़ा आश्चर्यजनक है। मैं वही खोज रहा था, शकुनी चौधरी पे कौन कौन से आरोप थे। शकुनी चौधरी वाला तो नहीं इस्तेमाल कर पाए प्रशांत किशोर सम्राट चौधरी के खिलाफ। सम्राट चौधरी के खिलाफ तो प्रशांत किशोर ने सब किया था ना, कुछ छोड़ा तो था नहीं कि डिग्री फर्जी है, हत्या का मामला है, तो क्या है, तो क्या है, कुछ नहीं, चला। तो आप कहना क्या चाह रहे हैं? नहीं, मैं बहुत साफ कहना चाह रहा हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष की टीम पर अगर प्रत्याशी वापस लेना पड़ा, विवाद हुआ, फिर बदला, तो इसका मतलब है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। विजय जी, मतलब ये तो सवाल ही गलत हुआ ना। आप बता दीजिए फिर क्या सवाल ठीक पूछा नहीं जाए? चल रहा। नहीं, मतलब कि हाँ। ये तो जाहिर ही है, और हर्ष जी ने बहुत अच्छे से इस बात को समझाया है, जिक्र किया है। मुद्दा क्या है कि, और उसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये कुंडली उंडली की बात तो अलग बात होती है जब किसी कैंडिडेट के बारे में। ये तो खुद अध्यक्ष जी ने अपना कैंडिडेट अपने मित्र को बनाया ना, तो उसकी कुंडली किसको जाननी है, किसको नहीं जाननी। मैं तो समझ रहा हूँ ये पार्टी अच्छी पार्टी है, एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, जिसमें अध्यक्ष ने जिस उम्मीदवार को बनाया उसको भी हटा के दूसरे उम्मीदवार को ले आए। तो अब वहां पर आप हंस क्यों रहे? नहीं, मैं देख रहा था प्रोफेसर साहब कुछ कह रहे थे। प्रोफेसर साहब कह रहे हैं, प्रोफेसर साहब कहेंगे। डेमोक्रेटिक पार्टी है, अध्यक्ष साहब ने उम्मीदवार दिया और उम्मीदवार का नाम वापस ले लिया गया। आप चाहें तो इस पर अपनी बात रख सकते हैं। वैसे जो अभिषेक कुमार बंटी कह रहे हैं वो भी मैं दर्शकों को सुना सकती हूँ। प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कि मौके पर बदलाव किया गया है क्योंकि मैं हूं मैदान में, एक सही आदमी मैदान में आएगा तो बदलाव तो होगा। देखिए, जो सामाजिक समीकरण है बांकीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी का, उसमें यदि भीतर घात न हो, जैसे होता है ना H2+O2+2H2, लेकिन साथ में हम कहते हैं चार्ल्स और बॉयल्स नियम, ये दोनों माने प्रेशर एंड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, इफ प्रेशर, तब ये समीकरण लागू होगा।
तो बांकीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी एक बहुत सेफ कॉन्स्टिट्यूएंसी है। भारतीय जनता पार्टी के लिए नितिन नवीन जी हमेशा जीतते रहे हैं, उनके पिताजी वहाँ से जीतते रहे हैं। तो इस सीट पर प्रशांत किशोर जरूर गए थे, लेकिन सामाजिक समीकरण उनके पक्ष में नहीं है। ये मैंने कायस्थ बहुल सीट है। अब सवाल उठता है कि क्या नितिन नवीन के बाद जिनको उन्होंने उत्तराधिकारी के तौर पर वो सीट सौंपी थी, वो एक ठीक कैंडिडेट थे क्या? तो उत्तर इसका नाम मिलता है उनके सर्टिफिकेट जिसका आपने जिक्र किया, चारा घोटाले का आपने जिक्र किया कि वो कन्विक्टेड लोगों में से है, ऐसा नहीं था कि सिर्फ आरोप था, वो कन्विक्टेड लोगों में से हैं उनके पिताजी। तो ये एक तो ऑफिशियल स्टैंड है जो भारतीय जनता पार्टी का। ठीक है। जो हमारी जानकारी में आई है कि जो अनऑफिशियल जो है वो उन कैंडिडेट को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के अंदर की नाराजगी है। और जैसा कि होता है हर पार्टी के अंदर जो है वो एक बातचीत चलती है कि भाई प्रशांत किशोर इस चीज़ को यूज़ ना कर लें इलेक्शन के दरमियान। लेकिन क्या प्रशांत किशोर जो बाकी हर्षवर्धन जी कह रहे थे कि ये मुद्दा रह जाता है क्या? ये मुद्दा रह नहीं जाता है जब आज के दिन में कैंडिडेट देखने से ज़्यादा लोग पार्टी को ही वोट कर रहा है। और ख़ास करके बिहार के अंदर जो है तो ऐसे ऐसे कैंडिडेट भी पास हुए जिनके बारे में कहा जाता था कि वो कभी सक्सेसफुल भी नहीं हो पाएंगे, वो जीत ही नहीं सकते। जो कॉन्स्टिट्यूएंसी कभी नहीं जीत पाए थे वो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी जीत गए हैं। तो बांकीपुर तो आपको श्योर शॉट कॉन्स्टिट्यूएंसी थी। मुझे लगता है कि इंटरनल फैक्शनलिज्म भी भारतीय जनता पार्टी का एक मूल रीजन रहा है जो कि वहां से कैंडिडेट चेंज किया गया है। प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं वो दर्शकों को सुना देते हैं। लोकतंत्र की ताकत है और बांकीपुर की जनता ने दिखाया है और वो खुद से अनुभव भी कर रहे हैं कि जैसे ही लोग जाति, धर्म, दल और नेता की प्रतिबद्धता को छोड़कर खड़े हुए हैं तो भाजपा जैसे दल का नेता यहाँ से भाग खड़ा हुआ और उस क्षेत्र से भाग खड़ा हुआ जिसको कल तक भाजपा का किला बताया जा रहा था, जिसके बारे में भाजपा वाले ये कह रहे थे कि हम कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो चुनाव जीत जाएंगे। आज वहाँ उनके प्रत्याशी उनको नहीं मिल पा रहे हैं, प्रत्याशी भाग रहे हैं। तो ये कोई प्रशांत किशोर की जनसुराज की ताकत नहीं है, क्योंकि हम लोग का तो कोई यहाँ संगठन नहीं है। मैं जीवन में पहली बार चुनाव लड़ रहा हूँ, हम लोग कोई विधायक, मंत्री, सांसद नहीं हैं, लेकिन बिहार यहाँ की जनता खड़ी हो गई है। और नवंबर 2025 में जो बिहार के लोगों के साथ ठगी हुई है, जो बदलाव का नारा दिया गया और जीतने के बाद कोई काम नहीं, तो लोग अब इस बार उसका हिसाब करना चाहते हैं, उसका जवाब देना चाहते हैं और वो आपको दिख रहा है और यही भय भाजपा को डरा रहा है। क्या लगता है जो कैंडिडेट चेंज हुआ, कॉन्फिडेंस भी है या कहीं अंदर में कुछ चल रहा है? अब तो भाई ये तो भाजपा के लोग बताएंगे। हम लोग तो ये देख रहे हैं कि उनके कैंडिडेट मैदान छोड़कर भाग गए, लड़ाई शुरू होने से पहले भाग गए। अब दूसरे वाले आए हैं, देखिए कितना दिन टिकते हैं, कितना देर टिकते हैं। राखी जी, देखिए प्रशांत किशोर जो है वो उन्होंने अपना गियर शिफ्ट किया, कहा हमारे बिना समर्थन की सरकार नहीं बन सकती है। और फिर हम लोगों ने जब निष्कर्ष दिखा तो पता लगा कि प्रशांत किशोर कहीं चुनाव में थे ही नहीं। तो अभी भी मैं कह रहा हूँ प्रशांत किशोर वहाँ के लिए कमज़ोर कैंडिडेट हैं। कोई और कॉन्स्टिट्यूएंसी होती तब मैं मानता कि प्रशांत किशोर वहाँ पर वो। ये भारतीय जनता पार्टी की श्योर से, मैंने फिर कहा इफ एंड बट लगा दे रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी अपनी ही आत्महत्या न करे या उसके काडरे तय करने की नहीं, मैं अपने ही कैंडिडेट को हराना है, तभी वो भारतीय जनता पार्टी वहां हारेगी, नहीं तो प्रशांत किशोर की हार निश्चित है। आइए अयोध्या की बात कर लेते हैं, राम मंदिर की बात कर लेते हैं, जहां राम भक्तों के भरोसे को एक बार फिर से कायम करने के लिए कुछ बड़े कदम उठाए गए हैं। चढ़ावा चोरी का खुलासा होने के बाद राम मंदिर की व्यवस्था बदलने जा रही है। आज से राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ के चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सीईओ के सिलेक्शन के लिए बनाई गई 3 मेंबर्स की कमेटी की पहली मीटिंग हो रही है। यह मीटिंग रिटायर्ड जस्टिस प्रमोद कोहली के घर पर हो रही है। बैठक में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी मौजूद रहेंगे। कमेटी के तीसरे मेंबर सुरेश हावरे वर्चुअली जुड़ेंगे। 3 सदस्यों वाली इस कमेटी में राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ के लिए 3 नामों का सुझाव दिया जाएगा और सूत्रों की माने तो 22 जुलाई को होने वाली ट्रस्ट की मीटिंग में सीईओ के नाम पर मुहर लग सकती है। वहीं आज एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव और विपक्ष पर अटैक किया और कहा कि अब हिंदुओं का सम्मान करना होगा। पहले मंदिरों पर कब्जा करवाया जाता था, मंदिरों के नाम पर आने वाले पैसों की लूट होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब मंदिरों का पुनरुद्धार किया जा रहा है।
आप हिंदुओं का सम्मान करिए। आज हिंदू पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मना रहा है तो मुसलमान भी अपने पर्व और त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से मना रहा है। मंदिरों पे कब्जा करवाते थे लोग, मंदिरों पे कब्जा करवाते थे, और अब कब्जा नहीं, अब उन मंदिरों का पुनरुद्धार हो रहा है, सुंदरीकरण हो रहा है। मंदिरों के नाम पर आने वाले पैसे को हजम कर जाते थे। पहले मंदिरों के नाम पर आने वाला पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के नाम पर खर्च हो जाता था। वे लोग अयोध्या, मथुरा और काशी के बारे में कैसे सोच सकते थे? सोच, ये आस्था की बात कर रहे हैं। कर्ण मंदिर का विवाद भी इन्होंने खड़ा करवाया था। और याद करिए, हम सबकी आस्था की प्रतीक अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण में भी सबसे बड़ी बाधा यही लोग थे। इनकी पीड़ा तो यह है कि अयोध्या में राम मंदिर कैसे बन गया। आपको देखते हुए आप जब अयोध्या धाम में दर्शन करने के लिए जाते हैं, आपकी कावड़ यात्रा निकलती है, तो मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी भगवा बाना पहन करके आपके साथ कावड़ यात्रा में शामिल होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनको लगता है कोई उनको बुलावा दे दे तो वो अभी जाएं, पुष्प वर्षा करें। अब उनको माफी मांगनी चाहिए जो उन्होंने हनुमानगढ़ी के पवित्र धाम की सीढ़ियों पे किया था, उस पाप के लिए माफी मांगनी चाहिए। राम भक्तों पर गोली चलाने के लिए माफी मांगनी चाहिए। जय श्री राम बोलने पर, परशुरामपुर के दंगों पर और इन सभी घटनाओं पर जिसमें निर्दोष हिंदू प्रताड़ित हुआ था, उन सभी घटनाओं के लिए उनको माफी मांगनी चाहिए इस समाज से जिसकी आस्था आहत होती थी। अब जो बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, अब ये क्यों उन्हें कहना पड़ रहा है, उसके पीछे का कारण भी समझिए समीर जी। अब अखिलेश यादव शंकराचार्य के चरणों पर जाकर बैठ जाएं, सनातन ही समाजवाद है कहने लग जाएं, कन्नौज में मंदिर बनाने की बात करने लगे, सैफई में मंदिर की बात करने लगे, अब तो ये तो कहना ही पड़ेगा ना कि बस यही दिन आने बाकी हैं कि वो कावड़ उठाकर चलते हैं। भूल सुधार करेंगे आप, डिस्प्यूटेड शंकराचार्य जी उनको बोलिए, अभी वो कोर्ट में मामला है उनका। ठीक सर, समीर जी। अखिलेश यादव तो जो भी राम मंदिर पर जो आपदा आई है, उस आपदा में अपने लिए राजनीतिक अवसर देख रहे हैं और उनको लग रहा है कि इसका मैं जितना राजनीतिक लाभ ले सकता हूं, क्योंकि इस समय ऐसा मामला है कि एक बड़ा वर्ग इसको लेकर थोड़ा डिफेंसिव है। हालांकि योगी आदित्यनाथ बहुत आक्रामकता के साथ इस मामले का जवाब दे रहे हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि जिस तरीके से एक हिंदू के मन में इस राम मंदिर पर जो चढ़ावा चोरी का जो मामला आया है, उसके बाद जो आहत है, तो उसे कैसे मैं राजनीतिक रूप से उसको कैश करा सकूं, इसके लिए अखिलेश यादव इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक देना चाहते हैं। और उनकी राजनीति के लिए उनको लगता है कि ये मुफीद है, क्योंकि सिर्फ एमवा का जो समीकरण उनके साथ रहा है मुस्लिम यादव का, उसमें उनको लगता है कि नाराज वर्ग अगर जुड़ जाता है मेरे साथ तो मेरी सरकार बनाने की संभावनाएं ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के हमेशा से जुड़ा रहा है। योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से हिंदुओं को सतर्क कर रहे हैं, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का जो इतिहास रहा है, जो बैकग्राउंड रहा है, वो लगातार कर रहे हैं। कल जिस तरीके से हनुमानगढ़ी में जो नमाज पढ़ाने की जो बात आई थी सीढ़ियों के ऊपर, उसका उन्होंने जिक्र किया था कि किस तरीके से कोशिश की थी मुलायम सिंह यादव ने। ये वाकई में हुआ था या नरेटिव? हाँ, ये हुआ था बिल्कुल। इस संदर्भ में जो ब्रिजलाल उनका कल बयान आया उस समय कि इस तरीके से कोशिश गई थी पूरा, और ब्रिजलाल ने बताया कि उस समय तो पुलिस अधिकारी छापा था, दैनिक जागरण ने छापा था, पुलिस अधिकारी थे, उन्होंने कल सार्वजनिक बयान दिया जो भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा सांसद है कि ये हुआ था। उस समय तो प्रशासनिक पुलिस अधिकारी थे। तो अब वो सारे मामले निकल रहे हैं कि किस तरीके से मुलायम सिंह के समय हुआ, अखिलेश यादव ने क्या किया, राम गोपाल के जो सभा के अंदर जो बयान अयोध्या का बाद दिया गया था, वो उस भाषण की क्लिपिंग चल रही है। तो योगी आदित्यनाथ तो भारतीय जनता पार्टी ने बताना चाहती है कि भाई अखिलेश इसका राजनीतिक इस्तेमाल करने चाह रहे हैं, हुई है चोरी, उसकी जांच हो रही है, लेकिन अखिलेश के बहकाव में हिंदू समाज को नहीं आना है। देखिए 2003 में तो हुआ ही था, जिसका मैंने जिक्र किया कि इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक जागरण, सारे अखबारों ने छापा। 2016 में भी ये प्रयास किया गया था, हालांकि वो नहीं हुआ। उसके बगल में एक मस्जिद है, वहां पर ये जाकर के मस्जिद के प्रांगण में हुआ, बाद में नमाज अदा की गई। लेकिन ये हिंदू मुस्लिम एकता के नाम पर, सद्भाव के नाम पर, ये हिंदू मंदिरों में ही ऐसी कोशिश क्यों की जाती है? तो ये उस समय का मतलब
ये सच्चाई है, इसको दरकिनार मत कहिएगा कि अखिलेश यादव के सरकार के समय भी ऐसा प्रयास किया गया था और मुलायम सिंह की जब सरकार थी 2003 में, तो उस समय तो हुआ ही हुआ था। मैं तो ये जानना चाह रही हूँ हर्षवर्धन जी, ये जो अखिलेश यादव का सॉफ्ट हिंदुत्व है 27 में उन्हें कोई बेनिफिट भी पहुंचाएगा या नहीं? नहीं, अगर जनता को लगे कि मन से कर रहे हैं तो पहुंचा सकता है, लेकिन अगर जनता को लग रहा है कि स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद चूंकि योगी सरकार के खिलाफ लगे हुए हैं, पॉलिटिकल मूवमेंट चला रहे हैं, और जिन अवमुक्तेश्वरानंद को पहले समाजवादी पार्टी की ही सरकार में पिटाई की गई थी काशी में, आज उनके चरणों में बैठे हैं, तो थोड़ा विरोधाभासी हो जाता है। दूसरा, आप और आपके नेता प्रवक्ता रोज ब्राह्मण को गाली दे रहे हैं और आज एक ब्राह्मण शंकराचार्य के चरणों में बैठे हुए हैं, तो पहले ये तय कर लीजिए कि क्या ठीक है। आप एक तरफ कह रहे हैं कि नहीं ये तो ब्राह्मणवाद का हिस्सा है, इसकी वजह से तो सब गड़बड़ हो रहा है। आपके नेता प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये तो क्या कहते हैं, जितने ये पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, ये सब लूट ले रहे हैं, सब खाए जा रहे हैं। तो तय करिए ना। रामचरितमानस को आप इतना कुछ कहते हैं, अब आपको सांस्कृतिक ग्रंथ लगता है। तो जब तक आप जनता को ये न लगे कि आप सचमुच कोई काम कर रहे हैं, तब तक उसका लाभ नहीं मिलता। हाँ, एक नुकसान जरूर हो सकता है, और वो हम नहीं बताएंगे, वो हैदराबाद वाले भाईजान बताएंगे। वो आएंगे जब, तब वो बताएंगे कि देखिए ये तो क्या करने जा रहे हैं। वो बताएंगे तो हो सकता है कि मुसलमानों के मन में जरूर आए कि बाबरी तोड़ी गई, तो वो वाला एक मसला हो सकता है। बाकी तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई बहुत लाभ उनको मिलने वाला है। अच्छा, जो महाराष्ट्र में हुआ वो भी आपको बता दें। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे का ऑपरेशन टाइगर सक्सेसफुल रहा और एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के 9 में से 6 सांसदों को तोड़कर अपनी पार्टी में मिला लिया। 22 जून को ही उद्धव के 6 सांसद शिंदे सेना में शामिल हो गए। ऑपरेशन टाइगर को लेकर तमाम तरह के दावे किए गए, लेकिन अब इंडिया टीवी के पास ऑपरेशन टाइगर के सबूत हैं। कब और कहां स्पीकर से मुलाकात हुई, किसने मुलाकात करवाई, इंडिया टीवी के पास ऑपरेशन टाइगर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। यह तस्वीर 17 जून की है, जब दिल्ली में उद्धव गुट के सांसद स्पीकर ओम बिरला से मिलने के लिए उनके सरकारी आवास पहुंचे। सबसे पहले एकनाथ शिंदे के बेटे और सांसद श्रीकांत शिंदे थे, और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री शिंदे के करीबी प्रताप सरनाइक ओम बिरला के सरकारी आवास पहुंचे। 17 जून की सुबह करीब 6:30 बजे उद्धव के सांसद ओमराजे निम्बालकर चार्टर्ड फ्लाइट से दिल्ली पहुंचे और लोकसभा अध्यक्ष के सामने जरूरी दस्तावेज पर साइन किए और फिर वापस मुंबई रवाना हो गए। इसके ठीक 3 घंटे के बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे उद्धव के बाकी 5 सांसद संजय जाधव, संजय देशमुख, संजय दीना पाटिल, भाऊ साहब वाकचौरे और नागेश पाटिल दिल्ली पहुंचे। इस तस्वीर में भी आपको कतारबद्ध यही लोग दिखाई दे रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से उन्होंने मुलाकात की, अलग संसदीय गुट बनाने और बाद में विलय की प्रक्रिया से जुड़े दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए। इस दौरान महाराष्ट्र सरकार के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक और सांसद श्रीकांत शिंदे भी मौजूद रहे। हमारे सहयोगी सीनियर एडिटर सचिन चौधरी ने ये तस्वीरें हम तक पहुंचाई, और ये पूरी कहानी किसके बाद क्या हुआ, कौन आया, किससे मुलाकात हुई। सवाल ये है विजय जी कि टाइगर पूरा हो गया है ये ऑपरेशन, या अभी इसमें और कुछ बाकी है? नहीं, ऑपरेशन के लिए बाकी कुछ बचा नहीं है ना। कुछ कर सकते थे, क्या करते क्या नहीं करते। अब ऑपरेशन सांसदों वाला तो हो गया है। अब और कहाँ बाकी अब और कोई बाकी है नहीं। अब तो लोकसभा वाला बचा हुआ है अभी पूरा। मुझे लग नहीं रहा कि अब थोड़ा सा शांति वो रखेंगे, कुछ और जगहों पर काम होना है। पवार कैंप में, पवार कैंप का भी चल रहा है। पवार कैंप पर लगातार चर्चा हो रही है। पवार साहब क्या तय करते हैं। पवार साहब के लिए थोड़ा सा मुश्किल रहता है ना कि वो कब किस दिन क्या तय करते हैं। अच्छा, समीर जी ज्यादा जानकारी उद्धव ठाकरे ने मातोश्री में अपने सारे कॉर्पोरेटर को, सारे विधायकों को, सारे पदाधिकारियों को बुलाया है और एकनाथ शिंदे से कहा भैया आ जाओ, एक बार जो चाहिए आपको छाट के ले जाओ। फिर रोज का टेंशन मेरे को मत दो, मैं सो नहीं पाता हूँ। रात भर रोज सुबह उठकर खबर आती है कि 2 के फोन बंद आ रहे हैं, 2 आउट ऑफ कवरेज हो गए। मैं किस को ढूंढता रहूंगा, सिर्फ यही काम है मेरा। तो एक बार जितने चाहिए ले जाओ, मुझे चैन से जीने दो। नहीं सर, सही बताइए ना, क्या हुआ, हो क्या रहा है अभी? पवार कैंप से लेकर उद्धव कैंप, सारे कैंप की रिपोर्ट है आपके पास? देखिए, उद्धव ठाकरे का जो जाना था चला गया, तो उद्धव ठाकरे निश्चिंत थे। शरद पवार अब सोच रहे कि भाई सबके तो लेके मेरे लेके क्यों नहीं जा रही है, या कम से कम मुझे तो संपर्क किया जाए। अब शरद पवार को लग रहा है कि अपने बेटे का राजनीतिक भविष्य कैसे सुरक्षित रखे। शरद पवार एक कोशिश कर रहे हैं कि एनडीए का हिस्सा बने। अब उनकी भी तमाम शर्तें उसको आने को लेकर। वो कह रहे भाई बेटे को मंत्री बनाया जाए, जितेन आवाड़ को, रोहित पवार को प्रदेश में मंत्री बनाया जाए। भविष्य में बारामती से चुनाव जो होगा 2029 का, तो सुप्रिया सूले लड़ेगी, वहां से सुनेत्रा पवार या उनका परिवार का सदस्य चुनाव नहीं लड़ेगा। बातचीत चल रही है। मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में शरद पवार भी एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं। एक शिकार टाइगर ने कर लिया है, अब अगले शिकार की तैयारी चल रही है। पता नहीं कब वहां से कुछ और नई खबर निकलकर सामने आ जाए।